हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है पैथोफिजियोलॉजी। सो सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ये बी फार्मेसी में, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं कि डिसीजेस क्या होती है और एक्चुअली में आप ओवरऑल डिसीजेस के बारे में आप स्टडी करते हैं कि किस तरह से उनको मेन जो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं वो होता है उसका फिजियोलॉजी। ठीक। सो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं फिजियोलॉजी के बारे में, वो आपको मैं बताना चाहूँगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। पैथोफिजियोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है। पैथोफिजियोलॉजी जो है, अब देखो, पैथोफिजियोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। पहला होता है पैथोस और दूसरा होता है फिजियोलॉगस। पैथोस का मतलब होता है सफरिंग। सफरिंग मतलब कि जो सेल है वो सफ़र कर रही है, मतलब कि उसके अंदर किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी कॉज हुई है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। फिजियो मतलब होता है नॉर्मल फंक्शंस, लोगस का मतलब होता है स्टडी, मतलब कि फिजियो लोगस को मिला के क्या शब्द बना, फिजियो प्लस लोगस मिला के बना फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है नॉर्मल फंक्शंस की स्टडी करना। ठीक। तो ये नॉर्मल फंक्शंस की स्टडी जो है, इसके अलावा उसमें अगर सेल में जो सफरिंग होती है या सेल में अगर एबनॉर्मेलिटी कॉज होती है तो वो हम पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिसीज कॉज, मतलब स्टडी ऑफ डिसीजेस कॉज एंड द रिएक्शन ऑफ बॉडी टू सच डिसीज। मतलब कि पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे कि डिसीज जो हुई है उसका कारण क्या है, किस वजह से हुई है, और उसके साथ में हमारे शरीर ने उस डिसीज के अगेंस्ट में किस प्रकार का रेस्पॉन्स शो किया है या पर्टिकुलर रिएक्शंस कैसी शो करी हैं। ठीक। सो साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड हेंस ऑफ द बॉडी इन डिसीज, मतलब कि हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे चेंजेस में कि स्ट्रक्चर जो है किसी भी सेल का उसके अंदर क्या चेंज हुए हैं और वो बॉडी में किस तरह से डिसीज कॉज किया है। ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी। सो आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ने पर। ठीक, इंटरेस्टिंग है या नहीं है, मैं इसको इंटरेस्टिंग बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक, सो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं कि कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, जैसे कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, ईटियोलॉजी क्या होता है, पैथोजेनेसिस क्या होता है ना। सो हम ये सब पढ़ेंगे। सो ईटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेस और सेट्स ऑफ कॉजेस। कॉजेस का मतलब है कि जो पर्टिकुलर डिसीज हुई है उसका क्या कारण है। सोचो सोचो क्या कारण हो सकता है, नहीं पता। अब जैसे मान लीजिए कारण कई प्रकार के हो सकते हैं। अब जैसे अस्थमा की कंडीशन है, अस्थमैटिक कंडीशन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ठीक, तो अस्थमा की कंडीशन जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हुआ है वो किस किस की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। ठीक, या फिर जो आसपास के सराउंडिंग्स है उसकी वजह से हो सकता है। आप बोल सकते हो कि जो मतलब कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल्स जो होते हैं उसकी वजह से कॉज हो सकता है अस्थमा। ठीक। सो दीज आर दी सम बेसिक, ये बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से अस्थमा कॉज होता है। लेकिन इसके अलावा भी कई मेन फंक्शंस है जिसकी वजह से कॉज होता है, जैसे जेनेटिक फैक्टर। अब जैसे कैंसर है, कैंसर कैसे कॉज हो सकता है, क्या क्या किस तरह से कॉज, किस तरह से कैंसर बनता है या किस तरह से कैंसर हो सकता है। तो जो भी कॉजेज होंगे या जो भी कारण होंगे वो हम पढ़ेंगे ईटियोलॉजी के अंदर। मतलब ईटियोलॉजी के अंदर हमको क्या पढ़ना है, कारण, कि ईटियोलॉजी किस वजह से हुआ। पैथोजेनेसिस में हमें पढ़ना है कि कैसे, मतलब कि जो भी डिसीज हुई है वो किस वजह से हुई है और कैसे हुई है। मतलब कि कैसे का कारण, जैसे एग्जांपल है अस्थमा की कंडीशन अभी लेके चल रहे थे, तो अस्थमा कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये ईटियोलॉजी, उसका कारण कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस के अंदर। जैसे मान लीजिए सेल्स हैं, सेल्स के अंदर उसने जाके पर्टिकुलर रेस्पॉन्स शो किया पोलन ग्रीन्स के अगेंस्ट में, तो अस्थमेटिक कंडीशन कॉज हुई, ये इसका कारण हो गया, वो उसकी पैथोजेनेसिस होगी। या फिर मान लीजिए जैसे एंजाइना पैक्टोरिस होती है या हार्ट अटैक होते हैं या फिर आप बोल दीजिए कार्डियक अरेस्ट होता है या हार्ट फेलियर्स होते हैं, ये सारी की सारी कंडीशंस जो हैं उनका कारण क्या है, कहीं ना कहीं ब्लड की पंपिंग, ब्लड के सेल्स में इरेगुलर पहुंचना, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी,
ये सब वगैरह इसकी रिएक्शंस इसके कारण आते हैं। तो ये जो मैनर्स होते हैं कि डिसीज जो हुई है वो किस तरह से डेवलप हुई है, कैसे डेवलप हुई है, वो पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस के अंदर। ठीक, अब बात करते हैं कि इन्फ्लेमेशंस क्या होती है। इन्फ्लेमेशंस का मतलब होता है कि इनअवेयर रिएक्शंस जो होती हैं, या फिर आप बोल दीजिए कि जो भी हमारे शरीर में इमीडिएट रेस्पॉन्स मिलता है रिपेयर करने के लिए और किसी भी चीज़ को रीजेनरेट करने के लिए, वो होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक, इन्फ्लेमेशन नाम आते से ही आप लोगों के दिमाग में आता होगा स्वेलिंग। इन्फ्लेमेबल हो गया मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो हो उस जगह पे सूजन आने लगी, सेल्स का जो है मतलब फ्लूइड जो है वहाँ पे एकोमोडेट होने लगा, स्वेलिंग होने लगी है, तो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वहाँ पे सूजन आ रही है। ठीक, तो सूजन क्यों आ रही है? वो एक प्रकार का हमारा बैरियर है, या फिर आप बोल दीजिए कि हमारा एक प्रकार से रेस्पॉन्स है, तो वही होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक, अब बात करते हैं कि इन्फेक्शन क्या होता है। इन्फेक्शन का मतलब होता है जो भी आउटसाइड के बॉडी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इन्वेजन एजेंट्स, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर सिंपली बोल दीजिए जो आउटसाइडर होते हैं, हमारे शरीर के नहीं हैं, जो शरीर के बाहर से आए हैं पर उन्होंने कॉज किया इन्फेक्शन, उन्होंने कॉज की एबनॉर्मलिटी, तो उसको बोलते हैं इन्फेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ईटियोलॉजी है, ईटियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कारण, कॉजेस कि कैसे हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन कैसे हुआ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ गया। पैथोजेनेसिस की चेंज में सेल क्या हुआ, ब्लड वेसल्स जो होती हैं किसी भी सेल के पास में, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स वो क्या होगी, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स हैं, जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, मैंने दिया ये ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल इनमें से किस ब्लड वेसल के अंदर प्रेशर ज्यादा तेज होगा, ए या बी? ऑब्वियस सी बात है बी के अंदर ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या कंस्ट्रिक्ट हो गया है। फिर कंस्ट्रिक्ट हो गया तो इस तरह की चीज़ों को जब भी ये वैसो कंस्ट्रिक्टर्स जो होते हैं, ये जब भी वैसो मतलब कंस्ट्रिक्शंस हुआ है, तो इस चीज़ को क्योर करने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स या फिर वैसो डायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स मतलब ब्रोंकस के केस में है, और वैसो डायलेटर मतलब वैसो मतलब कि ब्लड वेसल्स, और डायलेटर मतलब कि उसको डायलेट करने वाले हैं। डायलेट मतलब कि उसको वापस से उनका जो वॉल्यूम मतलब श्रिंक हो जाती है सेल, उसको वापस से डायलेट करना, फैलाना, उसको बोलते हैं डायलेटर्स। ठीक, तो अब जैसे पैथोजेनेसिस हमने पढ़ी कि सेल के अंदर चेंज आया, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गई है। ठीक, फीचर्स की बात करें कि पेशेंट प्रेजेंट विथ, अब इसमें क्या हुआ कि ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हुए तो पेशेंट के अंदर कैसी कंडीशन होगी, हेमेटूरिया की कंडीशन कॉज होगी। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो भी होंगे वो माइक्रोस्कोपिक के कंडीशन से देखेंगे, तो ओवरऑल क्या हुआ, किडनी श्रिंक हुई। ठीक, तो ये हो गई एक प्रोसेस। अब जैसे बात करते हैं कि लीजन्स क्या होते हैं। लीजन्स का मतलब ये होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस होते हैं टिश्यू या फिर सेल्स के अंदर, जो भी डिसीज होती है उसके कारण, उसको बोलते हैं लीजन्स। ओके, अब बात करते हैं सेल्यूलर की बेसिक्स की, सेल की बेसिक्स के बताते हैं। जैसे कि सेल की बेसिक्स पढ़ने से पहले मैं बताऊं कि सेल की डिस्फंक्शन क्या होती है। सेल डिस्फंक्शन का मतलब होता है डिस्टरबेंस होना। जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं या जो फंक्शंस होते हैं उसमें अगर डिस्टरबेंस हो जाए तो सेल्यूलर डिस्फंक्शन हो जाता है। मीन्स कि डिस्टरबेंस इन द सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस दैट लीड टू ऑर्गन सिस्टम डिस्फंक्शन अपीयर्स इन क्लिनिकल एक्सप्रेशंस। ठीक, जब भी क्लिनिकल एक्सप्रेशन जब भी हम लेते हैं तो सेल है एबनॉर्मलिटी शो कर रही है, तो क्या हुआ, सेल एक्चुअल में डिसफंक्शन हो गया, सेल अपना फंक्शन शो नहीं कर रहा है। डिस का मतलब क्या हुआ, इम्बैलेंस, या फिर आप बोल सकते हैं डिस का मतलब हो गया कि अपनी फंक्शन उसने लूज कर दिया, है ना। डिसफंक्शन, फंक्शन जो उसका था नॉर्मल, वो तो नॉर्मल फंक्शन तो उसके पास में क्या हुआ, रहा ही नहीं, मतलब इसका मतलब क्या कर दिया, उसने लॉस कर दिया। तो सेलुलर डिसफंक्शन का क्या मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर सेल जो थी उसका कोई पर्टिकुलर वर्क था, वो वर्क अपना खो दिया उसने। तो ये होती है सेलुलर डिसफंक्शंस। और ये कहाँ पे जाके हमको मिलेगा, जब भी हम किसी भी क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, जब भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं तो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर क्लिनिकल आप बोलते हैं कि एक्सप्रेशंस जो होते हैं, क्लिनिकल एक्सप्रेशन में ये चीज़ हमको पता चल जाती है। ठीक है, अब जैसे कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर अगर इंजरी स्टार्ट हो गई है मॉलिक्यूलर लेवल पे, है ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे, या फिर स्ट्रक्चर जो है किसी भी सेल का वो अल्टर होने लगा, मतलब चेंज होने लगा, और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके सेल के अंदर इंजरी हुई, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिसीज की कंडीशन कॉज होगी, है ना। अब जैसे कि ये स्ट्रक्चर आप जो देख पा रहे हैं, ठीक है, ये एक सेल का नॉर्मल सा स्ट्रक्चर, जैसे ये न्यूक्लियस है। ठीक,
न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में ये क्या है, ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के साथ में लगा हुआ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें जिस तरफ राइबोसोम्स नहीं है वो हो गए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस तरफ राइबोसोम्स हैं वो हो गए आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो आपको ब्लैक ब्लैक डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये हैं आपके राइबोसोम्स। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी है जिसका इस फेस और ट्रांस फेस है। ठीक है, और ये आप जो देख पा रहे हैं ये साइटोस्केलेटन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ये वेसिकल्स और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। साइटोस्केलेटन जो होता है, साइटोस्केलेटन का यूनिक शेप और साइज होता है, जो जैसे कि एग्जांपल जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, एक्टिन प्रोटीन या फिर माइक्रोफिलामेंट्स जो होती है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ पा रहे हो क्या। जैसे कि अब हम बात करें कि जब भी सेल जो होती है नॉर्मल फंक्शन जब भी शो करती है या नॉर्मल फंक्शनिंग स्टेट में जब भी रहती है उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक, होम्योस्टेसिस की अगर हम बात करें, होम्योस्टेसिस जो होती है ना वो एक्चुअली में कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा कि होम्योस्टेसिस कितने प्रकार की होती है। HAP 1 के अंदर पढ़ा था आपने होम्योस्टेसिस कैसे कितने प्रकार के मैकेनिज्म शो करता है। 2 प्रकार की मैकेनिज्म शो करता है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ना, और दूसरा होता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आई होप आपने ये पढ़ा होगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो HAP 1 की आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने होम्योस्टेसिस के बारे में काफ़ी डिटेल के अंदर वीडियो लेक्चर दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब जब होम्योस्टेसिस की कंडीशन थी तब तक तो सेल नॉर्मल कंडीशन में थी, लेकिन अगर क्या हुआ इस होम्योस्टेसिस की कंडीशन के अंदर अगर कुछ भी गलत हुआ या इस सेल के अंदर कुछ भी एबनॉर्मलिटी हुई या कुछ भी कारण हुआ तो वो कैसी शो कंडीशन शो करेगा, पैथोलॉजी की फिर हमें पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में कि सेल के अंदर क्या डिसीज हुआ। नॉर्मल कंडीशन में जब तक चल रहा था तब तक तो होम्योस्टेसिस उसने शो किया, लेकिन अगर होम्योस्टेसिस शो नहीं कर रहा है मतलब सेल के अंदर एबनॉर्मलिटी कॉज हुई, मतलब कि डिसीज कंडीशन आया, और जब डिसीज कंडीशन उसके अंदर आया इसका मतलब कि हम क्या पढ़ेंगे अब उसकी, शाबाश, पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वेरियस सेल्यूलर रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं किसी भी इंजरी के। ठीक, वेरियस सेल्यूलर रिस्पॉन्सेस देख पा रहे हो आप। देखो होम्योस्टेसिस की जो कंडीशन होती है आप समझ लेना, जैसे सेल इंजरी जो होती है, सेल इंजरी क्या होती है। ठीक है, ये आपको पता है कि सेल के अंदर अगर कोई इंजरी कॉज हो रही है मतलब एबनॉर्मलिटी कॉज हो रही है तो वो होती है सेल इंजरी। ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो हम बात करते हैं कि कोई भी सेल जो होती है कितने प्रकार की सेल इंजरी कॉज कर सकती है, सेल में इंजरी कितने प्रकार की हो सकती है, या फिर जो सेल्यूलर रिस्पॉन्स है सेल इंजरी के वो कितनी तरीके से हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले होम्योस्टेसिस की कंडीशन थी नॉर्मल। ठीक, अब होम्योस्टेसिस की कंडीशन में क्या हुआ, जो नॉर्मल फेज था जब उसके अंदर अगर चेंज हुआ, उसके अंदर जब चेंज होगा तो क्या कंडीशन कॉज करेगा, इंजरी को कॉज करेगा। और जब इंजरी को कॉज करेगा तो इंजरी कितने प्रकार की हो सकती है, देखो 3 कंडीशन हो सकती है। देखो एक सेल है, जब ये सेल ने डिसीज कंडीशन आई तो मतलब कि इसके ऊपर सेल इंजरी जो हुई वो सेल इंजरी जो हुई वो इस प्रकार की हुई कि वो कुछ समय बाद वापस से अपने नॉर्मल फंक्शन शो करने लग जाएगी। ठीक, ये हो गई एक प्रकार की सेल इंजरी। ठीक, या फिर जो सेल इंजरी है उस पर सेल जो है सेल के अंदर इंजरी इस तरह से हुई कि सेल के ऊपर वर्कलोड जो है काम करने की क्षमता वो ज़्यादा हो गई। ठीक, वो बढ़ गई। ठीक है, और इसके बाद में तीसरी कंडीशन जो आती है वो होती है सीवियर इंजरी, जिसको आप लीदल भी बोल सकते हो। लीदल क्योंकि सीवियर नाम दे रहा हूँ मैं, सीवियर मतलब कि डेथ कॉज कर सकता है, सेल की डेथ। अगर जब सेल की डेथ हो गई तो पैरालिसिस कॉज कर देगा, वो फंक्शन प्रॉपर शो ही नहीं कर पाएगा, सेल खत्म। जब सेल खत्म मतलब क्या, देखो जो सीवियर इंजरी होती है, सीवियर इंजरी सेल इंजरी की वो कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है, परसिस्टेंट होती है, मतलब लंबे समय तक रहेगी, बहुत लंबे। जैसे मान लो क्या होता है कि कभी कभी आपने कंडीशंस देखी होगी ऐसी कि जिनमें जो मतलब पेशेंट्स रहते हैं उनके किसी एक पोर्शन में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है तो 3 कंडीशन हो सकती है, या तो मान लीजिए 1 से 2 सेकंड के लिए ब्लड रुके, या फिर मान लीजिए 10 से 20 सेकंड के लिए ब्लड रुक जाए किसी भी सेल में, तो वहाँ पे जो सेल इंजरी होगी वो किस तरह की हो जाएगी, स्ट्रेस, कि 10 से 20 सेकंड तक तो सेल झेल सकती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उस कंडीशन से वो वापस आ जाएगी। ठीक है ना,
तो स्ट्रेस वाली जो सेल इंजरी होती है उसमें क्या होता है ना कि जो वर्कलोड होता है वो बढ़ जाता है, सेल के ऊपर काम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेल क्या होती है, एक तो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही थी, तो नॉर्मल फंक्शनिंग से क्या कर रही थी, वो नॉर्मल वर्क कर रही थी। लेकिन क्या हुआ, जब नॉर्मल वर्क रहा ही नहीं, तो ये कैसे हम प्रिडिक्ट कर लें कि जो सेल है वो नॉर्मल फंक्शनिंग करेगा? नहीं करेगा। सेल के ऊपर जब काम बढ़ा तो सेल खुद के काम को खत्म करने के लिए एडेप्टेशन कॉज करेगा, ठीक है ना, एडेप्टेशन कॉज करेगा। मतलब कि क्या होगा, सेल एडेप्टेशन, मतलब सेल अपने अंदर एडेप्टेशन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक नई स्टेट सेल की जनरेट होगी, जो क्या करेगा, पुराने सेल की कंपैरिजन में अब जो नया मॉडिफिकेशन के बाद में सेल बना वो नए तरीके से काम करेगा और वर्कलोड को उस तरह से काम करने लगेगा। इसकी 4 कंडीशन होती है, हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया और हाइपरप्लेजिया। मैं आपको इनका काम बता देता हूँ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि इनका क्या मतलब होता है जो मैंने नाम बताया। जैसे एक इनमें से कंडीशन है जिसमें क्या होगा, एक कंडीशन के अंदर सेल का साइज बढ़ जाएगा, एक कंडीशन में सेल का काउंट बढ़ जाएगा, है ना, ठीक, और एक कंडीशन में क्या होगा, सेल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आप मेरे को बताइएगा, चलो ठीक है, ये आप मेरे को बताइएगा कि हाइपरट्रॉफी क्या होती है, एट्रोफी क्या होती है, मेटाप्लेजिया क्या होता है, हाइपरप्लेजिया क्या होता है। प्लेजिया का क्या मतलब होता है, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि प्लेजिया का क्या मतलब होता है। पहले तो आप ये देखिएगा, और ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, फिर आप ये देखिएगा। जब आप ट्रॉफी का मतलब जान जाएंगे ना और प्लेजिया का मतलब जो समझ जाएंगे ना, तो हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होना। मेटा का मतलब क्या होता है, बताओ क्या होता है। और ए का मतलब क्या हो गया, खत्म, है ही नहीं, हो ही नहीं रहा। और हाइपर का मतलब ज़्यादा, हाइपरट्रॉफी मतलब सेल का साइज बढ़ जाएगा वो तो, है ना। और हाइपरप्लेजिया सेल का नंबर या फिर नंबर बढ़ जाए, हाइपरट्रॉफी नंबर बढ़ जाए, सेल का साइज बढ़ जाए। आप मेरे को बताना क्या होता है ये, ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है माइल्ड, या फिर आप उसको बोलते हैं नॉन लीदल इंजरी। ये नॉन लीदल इंजरी वो इंजरी होती है, इस प्रकार की इंजरी होती है जिसमें सेल रिवर्सिबल कंडीशन में होता है। मतलब कि रिवर्सिबल इंजरी होती है, मतलब मान लीजिए थोड़ी देर तक अगर सेल के पास में नहीं जाएगा अगर ब्लड, तो सेल मर नहीं जाएगी। क्या होगा उसमें, सेल जो होगा खुद को मॉडिफाई करेगी, थोड़ी देर तक खुद को बचा के रखेगी, और उसके बाद जब ब्लड जाने लगे उसके पास में तो वापस से अपने नॉर्मल फंक्शनिंग पे आ जाएगी वो, ठीक। तो ये रिवर्सिबल होती है कि इंजरी तो कॉज हुई सेल के अंदर, ऐसा नहीं बोल, हम ये नहीं बोल रहे कि सेल के अंदर इंजरी कॉज नहीं हुई, सेल के अंदर इंजरी हुई, पर वो इंजरी इस प्रकार की हुई कि वो वापस से अपने नॉर्मल फंक्शनिंग को गेन कर सकती है सेल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपके लिए थोड़ा सा नया है तो प्लीज़ 1-2 क्लास जब आप ध्यान से सुनेंगे ना, समझेंगे, तो जब पूरा फुल कंसंट्रेशन यहाँ लगा के आप सुनेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब एक बार आप समझने लग गए ना कंसेप्ट, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी उसको वापस से याद करने की। रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम है ही नहीं। हालांकि जो नाम होते हैं, नाम तो रटने पड़ेंगे आपको, लेकिन इसमें रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम नहीं है। ये जो सेल इंजरी वाला है ना, जब आप समझेंगे ना, बहुत अल्टीमेट टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा इसके अंदर पढ़ने में, ठीक। अब देखो, माइल्ड, माइल्ड का नाम ही है क्या, सीवियर तो दे नहीं रहा मैं, ना लेस दे रहा हूँ, मतलब माइल्ड मतलब मॉडरेट, ठीक। मॉडरेट और नॉन लीदल इंजरी हो रही है, और ये मैकेनिकल, केमिकल, इस्चेमिक या फिर फिजिकल इंजरी हो सकती है। ये रिवर्सिबल इंजरी होती है जिसके अंदर क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं सेल के अंदर, जैसे कि हाइड्रोपिक चेंजेस, ठीक। अब आती है सेल इंजरी, जो होती है थर्ड टाइप की, जो सेल डेथ कॉज करती है, और इसको हम बोलते हैं लीदल इंजरी। इसमें क्या होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, परसिस्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि ये क्या कॉज करेगा सेल के अंदर, या तो सेल के अंदर ये नेक्रोसिस कॉज करेगा या फिर एपोप्टोसिस को कॉज करेगा। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस क्या होता है, हाइपरट्रॉफी क्या होती है, एट्रोफी क्या होता है, मेटाप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया क्या होता है, ये सब आने वाली वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो आप इसकी टेंशन मत लेना कि सर ने हाइपरट्रॉफी नहीं बताया, एट्रोफी नहीं बताया, कि मेटाप्लेजिया नहीं बताया, हाइपरप्लेजिया क्या नहीं बताया, नेक्रोसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस क्या होता है, ये भी नहीं बताया। तो ये सब भी आप याद रखिए इनके नाम की। सेल डेथ जो होती है, जो सीवियर इंजरी होती है, उसमें नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस होता है, और जो स्ट्रेस जिसमें वर्कलोड ज़्यादा होता है उसमें हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया होता है ये, ठीक। अब बात करते हैं विर्को की सेलुलर थ्योरी ऑफ डिसीज की। उन्होंने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू सर विर्को, डिसीजेस जो होती है दैट अकर्स एट, और जो एबनॉर्मलिटी कॉज होती है वो सेलुलर लेवल पर जाके कॉज होती है। मतलब कि डिसीजेस अकर ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज एट द सेलुलर, एट द लेवल ऑफ सेल, ठीक।
सेलुलर रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो स्ट्रेस जो होती है, सेलुलर रिस्पॉन्स जो होता है वो स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि सेल का टाइप कौन सा है, टिश्यू जो इन्वॉल्व हुआ है वो कौन सा है, उसके साथ में कितनी देर तक उसके अंदर इंजरी कॉज हुई है या फिर किस प्रकार की इंजरी कॉज हुई है। सो ये था आज की वीडियो लेक्चर के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मैं कंटेंट थोड़ा सा और डीप में बताऊं या फिर कंटेंट ज़्यादा डीप में हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह का अच्छा और डिटेल्ड कंटेंट के साथ में नई वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी एंड सी यू गाइस। बाय बाय।